गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनीष पासवान निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में 16 महाजनपदों के बारे में देखा, मैप में समझा था और इसके अलावा कम्युनिटी टैब पर मैंने एक मैप भी डाला था। अगर आपने उस मैप को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल में जाएं और कम्युनिटी टैब में आप 16 महाजनपद का जो पूरा लोकेशन है वो मैंने मैप में डाल दिया था, ताकि आप कम्युनिटी टैब में इमेज के माध्यम से भी देख सके। इसके अलावा मैंने 16 महाजनपदों के पर्टिकुलर नाम लिखे थे, उनकी राजधानियां लिखी थी और एक छोटा सा उनका लोकेशन भी लगभग हमने बताया था। देखिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैंने नहीं बताई थी, एक अंदाज जो उस समय का मैप हमें मिलता है, एंशिएंट मैप, उसके आधार पर मैंने आपको 16 महाजनपदों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। अब आज हम बात करते हैं कि 16 महाजनपदों के उदय के पश्चात, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं, उस महाजनपद काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य रहा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि बुद्ध के समय में जो सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य रहा है वो रहा है आपका लिच्छवी गणराज्य। इसके अलावा जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद काल में रहा है वो था आपका मगध साम्राज्य। ठीक है ना। देखिए, तो मगध जो आपका महाजनपद रहा, सर्वाधिक शक्तिशाली रहा। कॉन्सेप्ट तो लगभग मैंने बता दिया था कि जो महाजनपद है उनका कॉन्सेप्ट कैसे आया, और साथ ही साथ में कि किस तरीके से कुल ग्राम विसर्जन राष्ट्र, ऐसे मैंने कुछ कहानियां भी आपको बताई थी जो कि वैदिक सभ्यता के राजनैतिक जीवन से जुड़ी रही। हालांकि संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास जब हम उठा करके देखते हैं तो कहा जाता है कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना जो राजवंश रहा है उसका नाम था हर्यक वंश। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था हर्यक वंश। और आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो है बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपका एसएससी का है, एसएससी का कौन सा, सीएचएसएल, एमटीएस और आपका जो नॉर्मल स्टेनो वगैरह का होता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, आधुनिक भारत से आते हैं। अभी जैसे हम आपको प्राचीन भारत पढ़ा रहे हैं, प्राचीन भारत के अलावा अभी आपने देखा कि ज्योग्राफी की सीरीज जो है हमने कुछ समय के लिए रोक दी है, और वो सीरीज हम चालू करेंगे। जैसे मॉर्निंग में 11 बजे वीडियो अपलोड होता था, तो अपन उस सीरीज को चालू करेंगे सितंबर महीने की पहली तारीख से। ठीक है। इसके अलावा कोशिश में लगे हुए हैं कि करंट अफेयर के भी जो वीडियो हैं वो पर्टिकुलर अपन सुबह डाल सके, यानी सुबह अपन करंट तैयार करके आपको जो है प्रोवाइड कर सके। जैसे अभी जो हाल ही में वैकेंसी निकली है जेल प्रहरी की, इसके अलावा कुछ वैकेंसी आने की जो संभावनाएं हमें दिख रही हैं, उसके आधार पर आप करंट अफेयर्स वगैरह भी तैयार करते रहें। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूं कि पेपर में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका लॉजिक समझिएगा। करंट में अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे एमपीपीएससी की अपन बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल अपन ऊपर लेके चलते हैं कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार, जैसे कई सारे एग्ज़ाम लोग देते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, ज़्यादातर जैसे हाल ही में मुझे अभी आशु सर ने बताया, जैसे कंचन पाठक जी हैं, आप भी एमपीपीएससी का पेपर देती हैं और मतलब कि एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करती हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने समस्याएं क्या हो जाती हैं, यानी पेपर प्रीलिम्स नहीं निकलता, कभी प्रीलिम्स निकल गया, मेंस नहीं निकला। हालांकि प्रीलिम्स के बारे में चर्चा करें, प्रीलिम्स दरअसल सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स आपका रिजेक्शन का प्रोसेस है। यानी कि उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो लोक सेवा आयोग के लिए चयनित होने की क्षमता रखते हैं, वही है प्रीलिम्स आपका, जो कि रिजेक्शन का प्रोसेस है। बाकी की वे स्टूडेंट्स जो अभी उसके लिए परफेक्ट नहीं हैं, तो उसको छांटने के लिए प्रीलिम्स एग्जाम कराया जाता है। अक्सर उसमें एक प्रश्न आते हैं, मतलब एक या दो या तीन प्रश्न
अक्सर पूछ लेता है कि ये व्यक्ति किससे संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित हैं, या यह व्यक्ति का हाल ही में जो है निधन हुआ, तो यह व्यक्ति किससे संबंधित है, यानी व्यक्तियों से संबंध में। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कहाँ से लेता है। तो उसको तैयार करने का सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि एक साल के अंदर, जैसे अगर आप 2020 का एमपीपीएससी का पेपर देंगे तो 2018 के लगभग अक्टूबर से 2019 के दिसंबर, लगभग आपका मान के चलिए कि 20 दिसंबर तक का जितना भी करंट, मैं 20 दिसंबर डेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नॉर्मली जो पेपर होते हैं एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के वो जनवरी महीने में होते हैं। तो आप अक्टूबर 2018 से लगभग 2019 दिसंबर 2019 तक के बीच के हाल ही में जो व्यक्तियों के निधन हुए और वो किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आप उनके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत ले लें, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और खासकर उन व्यक्तियों के जो हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगर आपने उनकी जानकारी ले ली है तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा कि ये जो क्वेश्चंस व्यक्तियों से संबंधित पूछे जाते हैं उसमें आप 101% सही करके आएंगे। अभी मैं 2019 के प्रीलिम्स की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन आया था कि आपका, मुझे क्वेश्चंस पूरा याद नहीं है लेकिन इतना याद है कि फुटबॉल टीम जो थी, उस फुटबॉल टीम के कोच का शायद नाम पूछा हुआ था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस जो है आया था, अगर आप देखेंगे तो दरअसल उस व्यक्ति का नाम ही क्यों पूछा गया, उसका कारण ये था कि अगर आप उसका पूरा बैकग्राउंड उठा के देखेंगे उस समय के हिस्ट्री का, मतलब कि जब खेल हो रहे थे उस समय पे, तो उस कोच के साथ एक घटना हुई थी। उस कोच के साथ एक घटना हुई थी जिसमें वो चर्चा में रहे हैं, इसी वजह से उसका नाम पूछा था। तो थोड़ा सा जब करंट से आप अवेयर रहेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपन कुछ चीज़ें फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में। हम क्वेश्चंस को, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि हमें क्या करना है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हमारे पास मटेरियल जो हो वो सफिशिएंट होना चाहिए। एक सब्जेक्ट की एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट की 2 ऑथेंटिक बुक नहीं होनी चाहिए, एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। टीचर्स की बात छोड़ दीजिए, स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक बुक है और एक बुक को ही भरोसा रख करके पढ़िए, तभी आप एग्जाम को क्या करेंगे, क्वालिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा जब आप बुक पढ़ लिया, आपने पूरी तरह से रीड कर लिया, उससे किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ें तो उससे बनने वाले लगभग पूरे प्रश्न, आधे प्रश्न नहीं, लगभग पूरे प्रश्न आपको क्या करना है, एक टॉपिक के सॉल्व करने हैं। टॉपिक के क्या करने हैं, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको जो प्लस पॉइंट रहेगा वो केवल यही रहेगा कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। और अगर आपने केवल टॉपिक को पढ़ा है तो इस बात की गारंटी है कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, केवल टॉपिक पढ़ा है, तो आप पेपर में उस प्रश्न को गलत जरूर करके आएंगे, भले आपने पढ़ा है। कारण, क्योंकि आपने टॉपिक तो बढ़िया से पढ़ लिया लेकिन उससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया, तो आपको कैसे पता रहेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बात का को विशेष ध्यान रखना है और हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़िए, डीपली मत पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको उतना पढ़ना है जितना पेपर में, एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि हमें यहाँ पे सर्वज्ञ या हर विषय का ज्ञाता नहीं बनना है, हमको एक छोटा सा एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसको हमेशा मन में आपको बैठा के रखना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ये पढ़ना है और हमको इसका सर्वज्ञ बनना है, तो आप एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। इतना नॉलेज हो कि आप सामने वाले से बात कर सके, कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित प्रश्न पूछे, आपसे बनना चाहिए। लेकिन
टॉपिक को पढ़ लेने मात्र से आपके एग्जाम की तैयारी कभी नहीं होगी। और यहाँ तक कि मैं क्वेश्चन सॉल्व और रीडिंग की बात करूँ, अगर इनमें परसेंटेज की बात करें कि आपको क्या करना चाहिए, तो 100% में अगर हम बात करें तो लगभग क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी 70% होनी चाहिए और रीडिंग आपकी होनी चाहिए 30%। समझ में आया? और इतना अगर आपने किया है तो एग्जाम आप देखिएगा सॉरी, कि अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट टाइम में अगर नहीं निकला, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप कट ऑफ के लगभग बहुत करीब होंगे, बहुत ज़्यादा करीब। और जैसे ही आप दूसरे एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे 101% आपका दूसरा एग्जाम निकल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एक और बात आपको बताता हूं, हमारे अंदर क्या है ना कि देखिए एक दोहा है, एक बताता हूं कि एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, मतलब कि अगर आपने इतने बड़े हो गए आप कि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं, आपने 12th पास कर लिया है, और आप ये मान के चलिए कि अगर ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट है और आपने अपना एम, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि मुझे क्या बनना है, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी भी, ऐसे लोग ऑनलाइन जो हैं वो अभी वीडियो को बंद कर दे, मत देखें। अगर आपने अपना एम, अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, केवल एक लक्ष्य बस लिया है कि सरकारी नौकरी हमको चाहिए है, चाहे कोई भी हो, तो आप उस वीडियो को बंद कर दीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मत देखिए कोई वीडियो, कोई पढ़ने का आपका मतलब नहीं। क्योंकि जब तक आप एक लक्ष्य पर निश्चित नहीं रहेंगे, आपका जो एम है वो डिसाइड नहीं है कि मुझे क्या बनना है, तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि दिशा विहीन मेहनत करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल वही मिलेगी हाथ में निराशा। और फिर आप कहोगे कि मैंने बहुत तैयारी की, मैंने यहाँ पैसा दिया, मैंने वहाँ पैसा दिया, इतनी बड़ी कोचिंग में पढ़ा, इतनी बड़ी कोचिंग में मैंने सब कुछ किया, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण गलती आपकी, क्योंकि आपने अपना एम नहीं डिसाइड किया कि आपको करना क्या है। कुछ की बात कहता हूँ, कुछ कह रहे हैं कि मुझे कांस्टेबल यानी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, मुझे पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है। तो भैया आप पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, और तो उसको आप तैयार करिए। ठीक है, मैं टॉपिक आज चालू करूंगा, लेट चालू करूंगा, अभी आपको बता देता हूं। मैं पहले कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोगों के मन में जो है समस्याएं आती हैं कि हम पढ़े कैसे। एक और चीज बताता हूं आपको जो आप कभी नहीं करते हो जीवन में। मुझे लगता है कि आज भी बताने के बाद अगर आप नहीं करते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये तो मैं सीधे बोलता हूं, भाई बुरा लग गया, सत्य बातें हमेशा कड़वी होती हैं। आपको सच बोल रहा हूं तो उस चीज का बुरा लगेगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि आप डिसलाइक भी मार दे वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सच बातें सुनने की हैबिट है आपकी, कड़वी बातें, तो सुनिए। मैं बता रहा हूं, जो अभी बताऊंगा वो आप कभी नहीं करोगे। कुछ को छोड़ दो, एक आध लोगों को छोड़ दो, वो करेंगे जिनको, हाँ ठीक है, जिनका एम डिसाइड होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, कोई नहीं करेगा, केवल सुन लेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। और निकाल देना और नहीं करना, उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, और आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर आपने ये चीज नहीं की। करना क्या है, जिनका टारगेट है एमपी पुलिस का, जिनका टारगेट जेल प्रहरी का है, और जिनका टारगेट वन रक्षक का है, और भी जिनका टारगेट एमपीपीएससी का है, करना कुछ नहीं। 2012 से 2018-19 तक जितने भी पेपर आपको पिछली परीक्षाओं के मिलते हैं, तो उसको आपको उठाना है पहला। अब पहले ही मन में आ गया कि वही सर पागलों वाली बात कर रहे हैं, ये तो सब बताते, तो बताते तो हैं, किया कब तक आपने कब किया? भाई मन में तो ये आएगा ना कि ये तो सभी चीजें सभी लोग बताते हैं, तो आपने कब किया? आपने तो केवल सुना, किया कब? कभी नहीं किया। करना क्या है इसमें,
ये पेपर आपने उठाया और पेपर उठाने के पश्चात एक चार्ट बनाना है, एक पेपर या एक कॉपी लेनी है आपको, और उस कॉपी में आपको कैसे शेड्यूल बनाना है अपना, समझिएगा। हमने लिया 2012, 2013 ऐसे करके 14 अप टू शो ऑन 18 तक ये टेबल हमने बना ली। करिएगा, ऐसा करेंगे क्योंकि जितने लोग जो एग्जाम निकालते हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज का एनालिसिस कर चुके होते हैं। यहां भी आपको लिख लेना है सब्जेक्ट के नेम, एमपी अगर है तो ठीक, इंग्लिश है तो ठीक, नहीं तो ठीक है। जीएस में इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये नहीं करना कि जीएस नहीं, एक एक सब्जेक्ट। हिस्ट्री के भी 3 कॉलम आप बनाओ, यहां पे लिखो एंशिएंट, यहां पे लिखो मिडाइवल और यहां पे लिखो मॉडर्न। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जियोग्राफी के 2 कॉलम बना लो भाई, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी बनाओ। और करना क्या है, आपको देखना है 2000 यहां पे लिख दो आप सब्जेक्ट और यहां पे लिख दो आप ईयर, ऐसे करके। और 2013 में एमपी से कुल कितने प्रश्न पूछे गए, ठीक है, 5 प्रश्न, यहां पे 6। यहां पे देखा आपने कि 2012 में केवल 3 प्रश्न पूछे गए एंशिएंट में, मॉडर्न से नहीं पूछा गया, 1 पूछ लिया है मॉडर्न से, ठीक है। पॉलिटी में 4 प्रश्न पूछ लिए, इकोनॉमिक्स में 6 पूछ लिए हैं, जियोग्राफी में आपने देखा कि वर्ल्ड का 1 प्रश्न और इंडियन जियोग्राफी के 10 प्रश्न। ऐसे 2014 का कर लेना है आपको। जैसे ही 2014 का भी करेंगे, देखिएगा एक रेशियो निकल के आएगा आपके सामने। आप देखेंगे जैसे एमपीपीएससी का एक छोटा सा मैं जो एनालिसिस किया था वो बताता हूं आपको, कि जो मेंस का एग्जाम होता है वो मेंस के एग्जाम में 1 साल छोड़ करके एंशिएंट का प्रश्न आता है। एक प्रश्न एंशिएंट से और वर्ल्ड हिस्ट्री से, अब तो वर्ल्ड हिस्ट्री हट गई है, लेकिन एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, उससे 1 प्रश्न 1 साल छोड़ के आता है। 2015 में क्या हुआ था, आया था, 16 में नहीं आया, 17 में आया, 18 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, ठीक है। 18 में तो पेपर ही नहीं हुआ। 19 में क्या हुआ, तो इस बार का जो मेंस होगा वो अब चूंकि कोरोना की वजह से रुका है, तो क्या आएगा, निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि अभी तो पैटर्न जो चेंज हुआ है वो नए सिलेबस के लिए है, इस बार के लिए नहीं। अभी जो लोग मेंस देंगे तो उनके लिए तो एंशिएंट का एक क्वेश्चन ऐसे एनालिसिस करना है। और जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हर साल लगभग कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये भी आपको रेशियो पता चलेगा कि अब एमपी के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया गया है, हिस्ट्री के क्वेश्चन कम कर दिया गया है, पॉलिटी के क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। जब इतना दिमाग में बैठ जाए तो फिर आपको इसमें चूज करना है अपने टॉपिक कि एमपी में सबसे ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। इतिहास में अगर मॉडर्न से भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किससे सबसे ज्यादा आ रहे हैं, पॉलिटी में जिस टॉपिक से पूछ रहा है तो वो टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक्स में, ऐसे जियोग्राफी में आपको देखना है कि फिजिकल जियोग्राफी ज्यादा है कि दूसरी जियोग्राफी आपकी ह्यूमन जियोग्राफी से आ रहा है, किससे आ रहा है, ये आपको एनालिसिस करना है। बाद में जब ये दिमाग में आपके बैठ जाए कि इस बार जैसे पिछले साल एमपी में 30 क्वेश्चन आए हैं और उसके पहले जो है 28 क्वेश्चन आए थे, उसके पहले 25 क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है कि इस बार 32 क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा क्योंकि रेशियो बढ़ रहा है तो हो सकता है 32 क्वेश्चन आ जाए। तो वो 32 क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, किस टॉपिक से हो सकते हैं, आपको प्रत्येक क्वेश्चन देखने हैं और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पूरा अपना एक व्यू तैयार करना है और फिर आपको लगाने बैठ जाना है क्वेश्चन। 70% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 30% आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। जब आप ऐसा कर लेंगे, बहुत बोरिंग काम बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बोरिंग है ये, ऐसा करना मतलब सिर पटकने के बराबर है। जिसको नींद ना आ रही हो ये करने बैठ जाओ, अच्छी नींद आती।
जिसको घर में नींद की समस्या हो कि हमको नींद नहीं आती है, लूसेंट की किताब खोल के बैठ जाओ, अच्छी नींद आती। लेकिन कोई करना नहीं चाहता। जिस दिन कर लोगे उस दिन आप बोलना कि आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई। ठीक है, तो इतना जब आप करेंगे तो आपको एक व्यू तैयार होगा और आपको एग्जाम देने में काफी ज्यादा आसानी होगी। गारंटी देता हूं कि जितने लोग अभी तक कंफ्यूज रहे होंगे उनका जो मन का डाउट है वो हमेशा दूर हो जाएगा। अब पेपर चुटकियों में सॉल्व होगा और चुटकियों के अलावा आपके अंदर जो पेपर रहेंगे बहुत ईजी लगेंगे आपको, बिना टेंशन के। हमेशा एग्जाम होने के एक दिन पहले पढ़ना पूरी तरह से छोड़ दो, मत पढ़ो। एक दिन पहले पूरी तरह से एग्जाम के पहले पढ़ाई छोड़ दो, बढ़िया से मोबाइल में गेम खेलो, मूवी देखो, जो करना हो एंजॉय करो। एक दिन पहले पढ़ना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माइंड जो इतने दिन तक आप पढ़े रहे थे, अब सीधी सी बात है कि आप इतने दिन से तैयारी में लगे हो, 6 महीने से साल भर से आप तैयारी में लगे हो और एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो कि नहीं हम पढ़ेंगे, हम शायद इसी दिन, तो आप सीधी सी बात है जब एक साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो एक दिन में क्या उखाड़ लोगे। ठीक है, इसीलिए एग्जाम देने के एक दिन पहले हमको क्या है, पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, एकदम माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम देते समय हमको किसी प्रकार की कोई टेंशन प्रेशर ना हो, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, अच्छी नींद लेनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी मैंने जो आपको बताई है, तो आप निश्चित रूप से इसे फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। दूसरी बात, मन में ये आ गया होगा कि भाई अगर आप बता रहे हैं, कई बच्चे होंगे जो ऑनलाइन हैं सोच रहे होंगे कि बहुत आया है ज्ञान बताने वाला, मतलब मेरे को ही कह देंगे कि ज्ञान, मन ही मन कह रहे होंगे। अब चूंकि हिम्मत नहीं होगी उतना कि कह पाए, है ना, कह दें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मन में थोड़ा सा ये है कि बड़ा आ रहा है, ज्ञान बता रहा है, होशियार बना हुआ है ज़्यादा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इतना ही ज्ञान होता तो खुद क्यों नहीं एग्ज़ाम निकाल लेते। मन में आ जाता है ना कभी कभी, जब कोई हमें सजेशन एडवाइस अच्छी देता है तो क्या होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि सामने वाला हमको इतना ज्ञान क्यों बता रहा है, भाई इतना ही अगर इसके अंदर कैपेसिटी है, इतना ही ज्ञान बताने का, इतना ही एडवाइस है इसके अंदर, तो खुद क्यों नहीं एग्जाम निकाल लेता है, ऐसा मन में आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि हम आपको ज्ञान बता रहे हैं और आपको ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। देखिए, मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जो गलतियां हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हमारे समय पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा, आप ये मान के चलो कि वास्तव में जब मैं ग्रेजुएशन भी करके निकल गया, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने के बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया, एमफिल कंप्यूटर साइंस से किया। इसके बाद मेरे को पता चलता है कि एमपीपीएससी जैसा कोई एग्जाम भी होता है जिसके थ्रू अधिकारी रैंक मिलती है। शुरू से ही, बचपन से ही चूंकि नहीं मालूम था ये चीज़, बाद में इतना मैच्योर होने के बाद जब हमें पता चला, और आपके लिए तो इतना बढ़िया है कि सही समय में आपको सही जानकारी मिल रही। हम जो गलती कर चुके हैं वो गलती आप ना करें, इस वजह से जो है हम लोग आपको एडवाइस देते हैं। लेकिन अगर उस एडवाइस को ही आप अन्यथा में ले लेंगे तो देखिए आपसे आपका फ्यूचर है, फिर तो लाइफ आपकी है, क्या कर रहे हैं भाई आपके ऊपर निर्भर करता है। आप डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। भाई हमारा काम बताना है, जो गलती हम कर चुके वो आप कभी ना करें। इसीलिए चाणक्य भी कहते हैं कि देखिए गलतियों से सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात। चाणक्य हमेशा कहते थे कि गलतियों से सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की गलती से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि अगर खुद पर गलतियां हम आजमाने बैठ जाएंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीख लेना ही हमें ज़्यादा उचित है और कम समय में ज़्यादा बातें हम सीख पाएंगे। अगर वही गलती आप खुद पर ट्राई करना चाहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप करके देख लो अपने मन की, और फिर उसके बाद आप सोचोगे समय निकलने के बाद कि काश उस समय पे कर लिया होता, काश उस समय पे कर लिया होता तो हमें इतनी समस्या नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। एक छोटा सा और उदाहरण लेता हूँ घर। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज केवल मोटिवेशन का वीडियो रख दें, इतिहास तो अपन पढ़ते ही रहते हैं। बात यह है कि जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता हमें पढ़ाया करते थे, और
कई बार ट्यूशन, मैं तो अपने जीवन में कभी ट्यूशन गया ही नहीं, कभी ट्यूशन आज तक नहीं पढ़ा, पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर रहा हूँ। कमज़ोर के साथ साथ मैं 11वीं जो है मैंने ग्रेस से पास की, भाई कहने की बात है, जो है सत्य है। 12th 58% मैथ सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैथ का बैच जो कि क्लियर ही नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसे मैच्योरिटी आई, क्या हुआ कि पढ़ाई में ऐसा मन लगा। समस्याएं भी बहुत थी, घर की परिस्थितियां भी ऐसी थी, सभी चीज़ें। लेकिन जब हम बचपन में उतनी समस्याएं नहीं थी, जब बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो अक्सर आपके भी मम्मी पापा कहते रहे होंगे, मेरे तो कहते ही थे कि बेटा पढ़ लो क्योंकि अभी समय है पढ़ने का, बाद में जो है तुमको पश्चाताप होगा और बाद में क्या हो जाएगा कि समस्या तुम्हारे साथ होगी, इसलिए आज पढ़ लो ताकि कल समय रहते जो है तुम कुछ भी कर पाओ। अब आप सोचो कि उस समय वो बातें हमको समझ में नहीं आती थी, उस समय वो बातें हमको समझ में नहीं आती थी। हम कहते हैं कि अगर आपने कक्षा 6 में 50% से पास किए होंगे, अब आपकी एज 10 साल 15 साल निकल गई आगे, आप 21 या 22 साल के या 20 साल के हो गए। अब आप सोचो कि 6वीं की चीज़ें तो मुझसे अब बन रही हैं, मैं क्या फिर से 6वीं में एडमिशन लेके अपने परसेंटेज को सुधार कर सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो समय निकल गया। यानी कि समय रहते अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप फिर दोबारा उस समय को नहीं ला सकते। ध्यान है मुझे भी, आपको भी ध्यान होगा कि पापा मम्मी ये कहते थे कि बेटा पढ़ लो, आज समय है, कल आपके पास समय नहीं रहेगा इस चीज़ को करने के लिए। देखिए आज वास्तव में हम ऐसे दौर पे आ गए हैं कि उनकी वो बातें आज हमें याद आती हैं कि उस समय कहते थे तो उस समय समझ में नहीं आता था, आज उसका सही अर्थ हमें समझ में आ रहा है। हम अपने पिछली चीज़ों को, पिछली ज़िंदगी को बिल्कुल नहीं सुधार सकते, और अगर सुधारने का प्रयास भी करें तो वही ध्यान आ जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, मैं पिछली बातें याद नहीं करता। अगर आप पिछली बातें याद करते हैं तो मूर्ख के अलावा आपको कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने ये कालिदास का श्लोक जो है उसमें पूरा बताया। और आप विद्यार्थी हैं, आपका काम है पढ़ाई करना। विद्यार्थी के गुण 5 गुण होते हैं कि काक चेष्टि बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे के समान चेष्टा करना, काक चेष्टि, बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान, अभी एक्सप्लेन करता हूं। स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद। अल्पहारी गृहस्थ त्यागी, कम खाने वाला, ठीक है ना, कम खाने वाला, आज का समय कम खाने वाला। गृहस्थ त्यागी, गृह से बिल्कुल त्याग। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवे के समान चेष्टा कैसी? जिस प्रकार से कौवा जहां बैठ जाता है तो खाने के लिए उसे क्या रहता है कि उसका जो रहेगा, कहीं भी देखेगा तो उससे लगेगा ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो कौवे के समान हमें चेष्टा करनी चाहिए, खाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए, कि हमें ये ज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान रखिएगा, इसका एम से कोई संबंध नहीं, एम तो एक होना चाहिए। उस एम को प्राप्त करने के लिए सभी ज्ञान हमें कहां से मिल रहे हैं, तो उसकी चेष्टा करनी चाहिए कौवे के समान कि हमें सभी चीजें सभी जगह से प्राप्त हो जाएं। ठीक है। इसके अलावा बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। आप कभी भी देखिएगा कि तालाब या नदी में जो बगुला होता है वो अपनी चोंच जब पानी में मारता है तो उसका कोई बार खाली नहीं जाता, और एक बार में ही क्या होता है, वो मछली पकड़ लेता है, यानी कभी खाली नहीं मारेगा। तो आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए बगुले के समान कि एक बार में वो चीजें हमें क्या है, एकदम परफेक्ट हो जाए। स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद हो। ये नहीं कि घर के बाहर गए लेट गए कुत्ते जैसे, ऐसा नहीं। हमें स्वान निद्रा का अर्थ होता है दोस्तों कि कुत्ते के समान नींद, यानी कि हम हल्की भी आहट पाएं तो उठ जाएं, हल्की भी आहट हमें मिले तो उठ जाए। जैसे कुत्ता करता है, कुत्ता जो रात में रखवाली करता है, अगर हल्की भी आहट पाएगा, कितनी गहरी नींद में हो, खुल जाएगी उसकी नींद। अल्पहारी, कम खाने वाला, आपके जैसे नहीं कम खाने वाला इतना, ठीक है, कम खाने वाला मतलब कि बिल्कुल अब ये नहीं कि आप आज से ही कि मैं विद्यार्थी पंचलक्षणम
अहम विद्यार्थी और लेके आप थोड़ा 2 रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं, 3 दिन तक खाएं, चौथे दिन से आप घसीटते हुए जा रहे हैं, शरीर में बल ही नहीं। ऐसा नहीं, शरीर में बल, एनर्जी यानी पोषक तत्व ले कम खाने वाला। गृहस्थ त्यागी, गृह से बिल्कुल त्याग। ये नहीं कि आप घर से झोला झंडी अपना उठाएं अलग से, नहीं, आप गृह त्याग, बैठ गए स्ट्रीट लाइट के नीचे, गृह त्याग, ऐसा नहीं। घर में तो रहें लेकिन बाकी की फालतू की चीजों में आपका ध्यान ना रहे। घर के काम में घर का जो काम है उसमें हाथ बटाइए, लेकिन अपनी मुख्य चीजों को कभी ना भूलें। यही विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और मेरे हिसाब से आपके अंदर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये 5 लक्षण होंगे, अल्पाहार को छोड़ के, क्योंकि आप अल्पाहार हैं, इतना मैं मानता हूं। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि भाई अल्पाहारी मैं भी हूं, 10-12 रोटी खा लेता हूं और चावल वगैरह थोड़ा इतना, तो अल्पाहारी। इससे दूर नहीं हो सकता। रात को चाट फुल्की, कई लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग तो चाट फुल्की नहीं खा रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं प्राण उनका वहीं रखा हुआ, समोसा में, चटनी में, है ना, इसका समोसा, उसका समोसा, इसका चाट फुल्की, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों वास्तव में आज समय है कुछ करने का। अगर आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में देख ही रहे हैं कि पिछले 2014 से 2020 तक जितनी बेरोजगारी आई है उतना आज तक के इतिहास में नहीं है कि इतनी बेरोजगारी आई हो। इस 2014 से 2020 के बीच में सर्वाधिक बेरोजगारी जो है फैली है, और अपने देश में ही नहीं, चूंकि अपने देश में ज़्यादा है, अपने देश में लोग शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा है, यानी कि उनके शिक्षा, उनकी क्षमता के अनुसार उनको काम न मिल पाना। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जब सर आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको शिक्षित बेरोजगारी भी जो है बताई जाएगी, कई प्रकार की जो होती हैं। तो हमारे भारत में शिक्षित बेरोजगारी सर्वाधिक है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, जिस वजह से जो है वो बेरोजगार। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल पता नहीं मैं कहां से जो है आज आपको इतिहास पढ़ाने वाला था, लेकिन समय समय में कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं हमें, जो एक हमको पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, यानी कि हमको पुनर्जागरित कर दे, है ना, जागृत कर दे, जिससे हम क्या है कि एनर्जी फील करें। और एक मन में हमेशा याद रखिएगा, इसको जो करने का प्रयास करिएगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव बातें कभी ना रखें मन में, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट आपके जीवन में हमेशा क्या करेगा, आपको परेशान करके रखेगा। जैसे शायद मैंने ये किसके वीडियो में सुना था कि एक व्यक्ति, उदाहरण बता रहा हूं कि आप जैसे सुबह डेली 8-9 बजे उठते हैं और सुबह एक दिन ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाना है और सुबह 5 बजे ट्रेन है। अगर आपने नेगेटिव पॉइंट सोच लिया कि यार मैं तो उठ ही नहीं पाता हूं, ये है वो है दुनियादारी, यार नहीं उठ पाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप सुबह लेट हो जाएंगे। लेकिन आप पॉजिटिव वे में सोचें कि यार कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 5 बजे ट्रेन पकड़ा हूं, इस बार भी उठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कल अगले दिन सो लूंगा ज़्यादा, थोड़ा सा, है ना, अपना रेस्ट कर लूंगा, नींद तो खुल जाएगी। जिस दिन आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, देखिए दिमाग उतना ही तेजी से आपका क्या करेगा, वर्क करना चालू करेगा। तो दोस्तों आज केवल अपन मोटिवेशन रखते हैं, है ना, और जल्द ही मतलब कि 1-2 दिन में मेरा जो है वीडियो इतिहास का, जिसमें हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और सिकंदर की कहानी। चूँकि मुझे इस वीडियो में बताना था, लेकिन क्षमा चाहूँगा, आज थोड़ा सा कुछ बोलने का मन हुआ जो अंदर से मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने इसे बोला। और किसी को भी अगर मेरी वजह से चोट पहुंची हो, हृदयघात पहुंचा हो कि भाई मेरी कुछ बातों से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से कि मेरी बातों को अन्यथा में ना ले, क्योंकि सच बातें थोड़ा कड़वी तो होती हैं लेकिन फ़ायदेमंद होती हैं। नीम कड़वा तो होता है लेकिन शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही अपन देखते हैं, है ना। अगले वीडियो में अपन टॉपिक को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।